नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस वीडियो में। दोस्तों, कल के वीडियो में हम लोग कुछ कॉन्सेप्ट को देखे थे, उसमें जोड़ते हुए इस पॉइंट को हम लोग देखेंगे। साथियों, हमारे चैनल पे एग्ज़ाम तक आपको आपके बीपीएससी और एसटीटी या टीजीटी पीजीटी के जितने भी शिक्षक बनने वाले हैं, आपके सिलेबस के अनुसार कंटेंट लगातार दिया जा रहा है। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर मुझे सपोर्ट करिए, ताकि आपके सपोर्ट से मैं और भी कंटेंट लाने के लिए उत्सुक हो सकूँ। साथियों, हमारे चैनल पे एमसीक्यू के माध्यम से के साथ साथ आपका अब स्क्रीन पे आप जो देख रहे होंगे, ये राग परिचय के चारों भाग और साथ ही कुछ और भी स्टैंडर्ड बुक का टॉपिक वाइज चैप्टर वाइज करके कुछ इसमें से निचोड़ निकाला गया, जो आपके एग्ज़ाम के लिए डायरेक्ट काम आने वाला है। तो उसको भी मैं अपने तरफ से आपको देने का प्रयास कर रहा हूँ कि वैसा भी कंटेंट दिया जाए। तो आप विश्वास के साथ जितने भी कंटेंट दिए जा रहे हैं, आप सारे वीडियो को देखते जाइए, बेहतर लाभ आपको ज़रूर मिलेगा। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। चलिए, क्वेश्चन है अकबर 1556 से 1605। यहाँ पे ब्रैकेट में जो लिखा हुआ है, यानी कि अकबर जो रहे 1556 से 1605 तक, ठीक है, के शासन काल में प्रसिद्ध संगीतज्ञ नायक बैजू, लाल तरंग, गोपाल, तानसेन आदि हुए। ये सभी किस शासन काल में थे? तो ये अकबर के शासन काल में। यहाँ से ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। तानसेन का घराना सैनी घराना कहलाई। तानसेन द्वारा रचित राग दरबारी कान्हड़ा, मियाँ की सारंग, मियाँ की मल्हार, ये सब उनके द्वारा रचित कुछ राग है तानसेन के द्वारा। ठीक है, तानसेन का घराना क्या कहलाया? सैनी घराना कहलाया। जहांगीर को अब हम लोग देख लेते हैं, जो 1650 से 1627 तक का काल है इनका। के शासन काल में प्रसिद्ध संगीतज्ञ बिलास खां, छत्तर खां, मखू खां आदि हुए। ठीक है, तो चलिए अगला पॉइंट हम लोग देखते हैं। जहांगीर के समय ही सोमनाथ ने 1620 में राग विबोध पुस्तक लिखा था। साथ ही यहाँ पे आप देख रहे हैं कि कितना कंसेप्ट आपको दिया जा रहा है। यहाँ से कई सारे प्रश्न निकल सकते हैं। जैसे अगर पूछ ले कि जहांगीर का शासनकाल कब से कब तक रहा, तो 1605 से 1627 आप लगा सकते हैं। ये पूछ दे कि उनके शासनकाल में प्रसिद्ध संगीतज्ञ इनमें से कौन थे, तो बिलास का, छत्तर का, मखू का आदि का नाम आएगा तो आप लगा सकते हैं। तो यहाँ से बिल्कुल एमसीक्यू निकल रहा है। हर एक लाइन से आपको 2-4 क्वेश्चन जरूर निकल जाएंगे। हमारे इस प्रत्येक वीडियो से आपको 100 क्वेश्चन से ऊपर आपको कंसेप्ट यहाँ से बन सकते हैं। तो चलिए अगला पॉइंट हम लोग देखते हैं। क्या देखें हम लोग? जहांगीर के समय ही सोमनाथ ने 1620 में, यानी कि यहाँ से क्लियर निकला कंसेप्ट कि 1620 में राग विबोध पुस्तक लिखा गया। ठीक है, 1625 में पंडित दामोदर ने संगीत दर्पण लिखा। और जहांगीर के समय का ही ये बात है, जहांगीर का ये शासनकाल इस समय के आसपास रहा। तो 1620 में राग विबोध पुस्तक लिखा गया। ठीक है, और सोमनाथ ने इसका लिखा। राग तत्व विबोध श्रीनिवास का वो दूसरा पुस्तक है, उसको अपना समझिएगा। तो सोमनाथ का पुस्तक जो राग विबोध है 1620 रचना काल है। 1625 में पंडित दामोदर ने संगीत दर्पण लिखा। तानसेन के पुत्र का नाम क्या था? लाल खां था। संगीत परिजात का रचना 1650 में अहोबल द्वारा हुए। इसका फारसी अनुवाद दीनानाथ ने किया। और संगीत परिजात का जो रचना हुआ था, उस जगह का क्या नाम था? धनवर नगर नाम है। ठीक है, ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। पूछ लिया जाता है कि धनवर नगर का संबंध किससे है, तो संगीत परिजात से है। अगला पॉइंट है 1650 के आसपास ही हृदय नारायण देव द्वारा हृदय कौतुक और हृदय प्रकाश लिखा गया। ठीक है, ये चीज़ ध्यान में रखेंगे, 1650 के समय ही लिखा गया। अब एक पॉइंट आप देख रहे होंगे यहाँ पे लाल से जो मैं लिखा हूँ, औरंगजेब के, यानी कि औरंगजेब का जो शासनकाल है 1657 से 1670। ठीक है, संगीत का विनाश काल माना जाता है। क्यों विनाश काल माना जाता है? औरंगजेब जो था बहुत ही कट्टर विरोधी था संगीत का। वो संगीतकारों का और संगीत वादों को मतलब कि नाश करने के चक्कर में रहता था हमेशा। तो ये बहुत ही, औरंगजेब संगीत विरोधी था, तो संगीत के लिए बहुत ही विनाश काल रहा था, बहुत ही बुरा दिन था। कब ये सब रचना हो गया था आपका? अहोबल के द्वारा संगीत परिजात वगैरह ये सब रच दिए गए थे। उसके बाद में 1657 से 1670 तक लगभग एक संगीत के लिए बहुत ही विनाशकारी समय रहा था। 1660 ईस्वी में औरंगजेब के समय ही वेंकटमुखी ने चतुर्दंड प्रकाशिका की रचना की। ठीक है, 1660 ईस्वी में ही औरंगजेब के समय वेंकटमुखी ने चतुर्दंड प्रकाशिका की रचना की। आपको साथियों एक चीज़ मैं बता दूं कि जो 72 मेल का इन्होंने प्रयोग किया था, ये वेंकटमुखी ने 72 मेल माना था। हालांकि मेल का चर्चा सबसे पहले विद्यारण्य ने कर दिया था, और वो कब किया था? वो 14वीं शताब्दी में ही उन्होंने कर दिया था। लेकिन
आपको 1660 ईस्वी में विदारण्य के बाद यहाँ पे यहीं पे स्पष्ट हो गया कि 14वीं शताब्दी में ही विदारण्य ने इसकी चर्चा कर दिया था, लेकिन उसके कुछ दिन के बाद आपके ये किसने 1660 में वेंकटमुखी ने उस समय जब मतलब कि औरंगजेब के समय संगीत का विनाश काल था, उस समय भी ये छिप छिप करके अपना काम किए, तो ये बहुत बड़ा योगदान है उनका। और उन्होंने 72 मेल का बात कर दिया था। ठीक है, अगला पॉइंट है भागवत ने 3 ग्रंथ लिखा। क्या लिखा? अनूप संगीत रत्नाकर, अनूप विलास और अनुपांकुश। ये किसका है? भागवत का ग्रंथ है। भागवत ने अनूप संगीत रत्नाकर में 20 थाटों की चर्चा की है। भागवत ने कितने थाटों की चर्चा की है? तो 20 थाटों की चर्चा की। अगला पॉइंट है संगीत प्रेमी मोहम्मद शाह रंगीले, इनका क्या समय रहा? 1719 से 1748 के दरबारी संगीतज्ञ सादा रंग और आधा रंग हुए। ये सादा रंग और आधा रंग किनके शासनकाल में? मोहम्मद शाह रंगीले के। ये पूछ लिया जाता है कि सादा रंग आधा रंग किस शासक के समय थे, तो मोहम्मद शाह रंगीले के समय में थे। और सादा रंग और आधा रंग ख्याल के प्रचार प्रसारक भी माने जाते हैं। हालांकि आविष्कारक आपके छोटा ख्याल का अमीर खुसरो है, लेकिन प्रचार प्रसारक सादा रंग आधा रंग ने किया था। बड़ा ख्याल का आविष्कारक कौन है? जौनपुर के सुल्तान हुसैन सर की। बहुत सारे कंसेप्ट मैं आपको बता चुका हूँ अलग अलग वीडियो में, इसलिए मैं बोलता हूँ कि कोई भी वीडियो आप स्किप ना करिएगा, प्रत्येक वीडियो को देखिए, बहुत ही फ़ायदा होगा। जितने भी साथी हमारे सारे वीडियो को देखे होंगे वो खुद महसूस कर रहे होंगे कि कितना आपके लिए मेहनत किया जा रहा है। तो हमारी इस मेहनत के लिए आपसे निवेदन है कि कृपया आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, दोस्तों तक तमाम ग्रुप में भी शेयर करिए और कमेंट में अपना विचार लिखिए, लाइक करिए। अगर बाय द वे मेरे से भी कोई भूल हो जाती है, क्योंकि मैं भी इंसान हूँ और संगीत में ऐसा बहुत बार कन्फ्यूजन हो जाता है कि अलग अलग पुस्तकों में अलग अलग कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाता है कुछ टॉपिकों पे। तो अगर इस तरह से भी कभी आपको कुछ लगे कि भाई मेरे से भी कोई भूल हो रही है, तो बिल्कुल आप कमेंट में ज़रूर मुझे बताएं। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट हम लोग देखते हैं। मोहम्मद शाह रंगीले के समय ही श्रीनिवास कृत राग तत्व विबोध की रचना हुई। ये चीज़ भी आप लोग देख लिए। इसी काल में, किसके काल में? मोहम्मद शाह रंगीले के समय ही। ठीक है, इसी काल में त्रिवट, गज़ल, तराना आदि का प्रचार हुआ। और एक चीज़ यहाँ पे ध्यान रखेंगे, भागवत ने कितने थाटों को माना है? 20 थाटों को। वहीं आपके लोचन ने 12 माना है। ठीक है, तो ध्यान में रखेंगे, ये सब पूछे जाते हैं बार बार। आधुनिक काल को 2 भागों में बांटकर। चलिए साथियों, मैं सबसे पहले आपको एक बता दें, कुछ साथियों कमेंट आता है कि वीडियो क्लियर नहीं दिखाई दे रहा है, तो मैं आपको बता दूं कि YouTube में जो आपका वीडियो का सेटिंग है, कम से कम 360 पिक्सल पे अगर आप वीडियो को देखते हैं तो बिल्कुल आपको साफ दिखाई देगा। ठीक है, होता क्या है कि 144 पे आप लोग देखने लगते हैं तो वीडियो थोड़ा सा अच्छा नहीं दिखाई देता है। तो अगर आपको स्पष्ट नहीं दिखाई दे रहा है तो आप 360 पिक्सल कर लें और लैंडस्केप मोड में आप अपने मोबाइल को घुमा करके वीडियो को देखें, बिल्कुल आपको स्पष्ट पूरा फुल स्क्रीन दिखाई देगा। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। आधुनिक काल को 2 भाग में बांटकर 1800 से 1900 तक पूर्वार्ध और 1900 से आज तक को उत्तरार्ध माना गया। आधुनिक काल को 2 भागों में बांट दिया गया। कब कब? 1800 लेकर के 1900 तक पूर्वार्ध माना गया और 1900 से आज तक को उत्तरार्ध माना गया। ठीक है, जयपुर के राजा प्रताप सिंह देव ने संगीत सार नामक पुस्तक लिखी, जिसमें उन्होंने भी बिलावल को शुद्ध थाट माना है। जयपुर के राजा थे प्रताप सिंह देव ने, उन्होंने संगीत सार नामक एक पुस्तक लिखा था और अपने पुस्तक में उन्होंने भी बिलावल को शुद्ध थाट स्वीकार किया गया है। हालांकि इनसे पहले नगमाते यास्वी मोहम्मद राजा ने स्वीकार कर लिया है, लेकिन इन्होंने भी माना है, तो वो चीज़ मैं आपको यहाँ पे बता दिया। संगीत राग कल्पद्रुम की रचना कृष्णनंद व्यास ने किया। संगीत राग कल्पद्रुम एक जो ग्रंथ है, पुस्तक, इसकी रचना किसने किया? कृष्णनंद व्यास ने किया। साथियों, ये पुस्तकों से एक एक लाइन पढ़ कर के निचोड़ आपके लिए एक नोट्स की तरह मैं आपको दे रहा हूँ। बहुत मेहनत लगा है। ठीक है, तो आपके लिए मैं इतना मेहनत कर रहा हूँ, विश्वास के साथ आप देखिए, बहुत ही बेहतर कंटेंट, मैं सबसे अलग कंटेंट देने का प्रयास कर रहा हूँ जो आपको एग्जाम में सफल बनाएगा, आपके कंसेप्ट को बिल्डअप करेगा। तो आप हमारे इस मेहनत के लिए बस आप हमारे चैनल को सपोर्ट करेंगे, मुझे उत्सुकता होगी, मोटिवेशन मिलेगा और आपके लिए इससे भी बेहतर मैं लगातार मेहनत करता रहूँगा। जितने भी साथी TRE 4 देने वाले हैं उनके लिए अगर आपका सपोर्ट रहा तो संगीत के साथ साथ तमाम विषयों को भी मैं अपने माध्यम से लाने का प्रयास में हूँ। तो चलिए फिलहाल ये देखते हैं। चलिए मीरज, जो कि महाराष्ट्र में है, मीरज से संगीत कला विहार नामक क्या आता था? पत्रिका आता था। ये ध्यान में रखिएगा। मीरज कहाँ है? महाराष्ट्र में। और मीरज से ही तानपुरा, मीरज का तानपुरा भी बहुत प्रसिद्ध है, तो ये चीज़ ध्यान में रखिएगा।
यहाँ पे देख रहे हैं संगीत नाटक अकादमी की स्थापना 1953 में दिल्ली में किया गया। क्वेश्चन आ जाता है संगीत नाटक अकादमी कहाँ स्थित है, तो दिल्ली लगाएंगे। और कब स्थापना हुआ था, 1953 में। राग कल्पद्रुम की रचना कृष्णनंदन व्यास ने की, ये सब देख लिए हैं। और मीरज महाराष्ट्र से संगीत कला विहार नामक पत्रिका आती है, ठीक है। हाथरस से संगीत नामक पत्रिका आती है, ये भी पूछ लिया जाता है कि संगीत हाथरस से कौन सा पत्रिका आती है, तो संगीत नामक पत्रिका आती है, ठीक है। झांसी से क्या आता है, संगीत लहरी, झांसी से संगीत लहरी नामक पत्रिका आता है, ध्यान रखेंगे। मीरज से संगीत कला विहार, हाथरस से संगीत और झांसी से संगीत लहरी नाम का पत्रिका आता है। चलिए, बीडी पलुस्कर यानी कि विष्णु दिगंबर पलुस्कर का जन्म 18 अगस्त 1872 को हुआ था, ठीक है। ये चीज़ बहुत बार पूछा गया है। बीडी पलुस्कर कुरुंदवाड़ रियासत के बेलगांव नामक जगह में जन्मे थे। बीडी पलुस्कर का जन्म कहाँ हुआ था, कुरुंदवाड़ रियासत के बेलगांव नामक जगह में जन्मे थे। उनके पिता का नाम दिगंबर गोपाल और माता का नाम गंगा देवी था, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान में रखिएगा, बीडी पलुस्कर कहाँ के जन्मे थे, कुरुंदवाड़ रियासत के बेलगांव नामक, ये चीज़ ध्यान में रखिएगा, ठीक है। उनके गुरु का नाम बालकृष्ण बुआई चल करंजीकर है। मीरज रियासत में उनकी शिक्षा दीक्षा हुई, ठीक है। गंधर्व महाविद्यालय की स्थापना इन्होंने किया था, पलुस्कर जी ने कब किया था, तो 5 मई 1901 को लाहौर में किया था। फिर 1901 के लाहौर में करने के बाद 1908 में गंधर्व महाविद्यालय की दूसरी शाखा उन्होंने मुंबई में खोल दी थी, ठीक है। तो अगला पॉइंट हम लोग देख लेंगे, पलुस्कर जी द्वारा रचित ग्रंथ संगीत बाल प्रकाश, संगीत बाल बोध, राग प्रवेश 20 भागों में। राग प्रवेश कितने भाग में था, राग प्रवेश 20 भाग में। पलुस्कर जी का रचना ये सब ध्यान में रखिएगा, पूछ लिया जाता है। संगीत बाल प्रकाश, बाल बोध, राग प्रवेश, संगीत शिक्षक, महिला संगीत, और कुछ समय तक उन्होंने एक पत्रिका भी निकाला जिसका नाम था संगीतामृत प्रवाह, ठीक है। अगला पॉइंट हम लोग देख लेंगे। अगला पॉइंट है पलुस्कर जी की मृत्यु कब हुई थी। पलुस्कर जी की जो मृत्यु हुई थी 21 अगस्त 1931 को हुआ था। जन्म कब हुआ था इनका, 10 अगस्त 1872 को, मृत्यु हो गई 21 अगस्त 1931 को। पलुस्कर जी के पुत्र थे दत्तात्रेय विष्णु पलुस्कर, इनकी मृत्यु हो गई 1955 में। इनके पुत्र का नाम क्या था, दत्तात्रेय विष्णु पलुस्कर, जिनकी मृत्यु 1955 में हो गई। BN भातखंडे यानी कि जो विष्णुनारायण भातखंडे जो 10 ठाटों के प्रतिपादक हैं, उनका जन्म कब हुआ था, 10 अगस्त 1860 को, महाराष्ट्र के बालकेश्वर नामक, ठीक है। यहाँ पे देख लिए कुरुंदवाड़ रियासत के बेलगांव नामक जगह पे किनका हुआ था, आपके पलुस्कर जी के, भातखंडे जी का, महाराष्ट्र के बालकेश्वर में। और जहाज ग्राम, बड़ौदा रियासत के जहाज ग्राम में किनका जन्म हुआ है, उनका जन्म हुआ है ओंकार नाथ ठाकुर का वहाँ पे, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान में रखिएगा, बालकेश्वर के जन्म में हुए भातखंडे जी और बेलगांव के विष्णु दिगंबर पलुस्कर जी, ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। और भातखंडे जी ने सितार की शिक्षा किन से ली थी, इनके सितार के जो गुरु हैं सेठ वल्लभ दास इनके गुरु हैं, ठीक है। तो साथियों, वीडियो बहुत का लेंथ मेरा यही कोशिश रहता है कि बहुत लंबा ना हो, ताकि आपको देखने में भी परेशानी ना हो। मैं अपने माध्यम से कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन टारगेट करने का, ज़्यादा कंसेप्ट टारगेट करने का हमेशा से प्रयासरत हूँ, ताकि आप भी अच्छा से देख पाएँ, ठीक है। चलते चलते देख पाएँ आप आराम से, और बोरिंग भी नहीं लगता है। तो आज की इस वीडियो में मैं इतना ही कंटेंट रखता हूँ। नेक्स्ट वीडियो में इससे आगे का कंटेंट लाऊंगा, और आपके एग्ज़ाम के पहले तक बहुत सारे आपको कंसेप्ट दे दिए जाएंगे। कि जितने भी साथी हैं जो अब तक सारे वीडियो नहीं देखे हैं, आपके लिए प्लेलिस्ट बना दिया गया ऑल म्यूजिक एग्ज़ाम के नाम से, आप उसमें सारे वीडियो शुरू से देख लेंगे। मुझे भरोसा है कि आपका एग्ज़ाम बहुत अच्छा जाने वाला है। तो चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।